साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के जीवन और उनके कृतित्व से संबंधित कुछ प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? ये आपका पहला प्रश्न है। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो प्रेमचंद का मूल नाम था धनपत राय। धनपत राय श्रीवास्तव इनका मूल नाम था और बाद में इनको नवाब राय और फिर उसके बाद में प्रेमचंद नाम मिला। प्रेमचंद का दूसरा प्रश्न है, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है सेवा सदन। प्रेमचंद पहले उर्दू में लिखते थे और उर्दू में इन्होंने 4 उपन्यास लिखे और जब वो हिंदी में लिखने लगे तो उन्होंने उन चारों उपन्यासों का पहले हिंदी अनुवाद किया और उसके बाद मूल रूप से हिंदी में लिखने लगे। तीसरा प्रश्न है, प्रेमचंद का सेवा सदन पहले किस नाम से उर्दू में प्रकाशित हुआ? देखो, उर्दू में प्रकाशित हुआ था सेवा सदन, तो सेवा सदन उर्दू में बाजार हुस्न के नाम से प्रकाशित हुआ था। और इसी तरह से 3 और उपन्यास हैं, वो भी पहले उर्दू में प्रकाशित हुए और उसके बाद वो हिंदी में। इसके बाद देखेंगे इनका अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रेमचंद का कहानी संग्रह मानसरोवर, वो मानसरोवर कहानी संग्रह है वो कितने भागों में विभक्त है? तो इनका जो मानसरोवर कहानी संग्रह है वो 8 भागों में विभक्त है। मानसरोवर के 8 भागों में इनकी जितनी भी लगभग कहानियाँ हैं, जो 300 के लगभग कहानियाँ हैं, वो मानसरोवर के 8 भागों में विभक्त हैं और कुछ जो बची हुई कहानियाँ हैं वो आगे गुप्तधन के नाम से भी संग्रहित हैं। इसके बाद में अगला देखेंगे, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? प्रेमचंद जो है ये तो हिंदी में इनका नाम है, मूल नाम इनका धनपत राय श्रीवास्तव था, लेकिन इस जब हिंदी से पहले उर्दू में लिखते थे तो उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो उर्दू में लिखते थे नवाब राय के नाम से। और बाद में जब इनके एक कहानी संग्रह को अंग्रेज़ों ने प्रतिबंधित कर दिया, उसके बाद ये नवाब राय के नाम पर भी प्रतिबंध लगा, तभी हिंदी में लिखने लगे, तब इनका नाम वहाँ प्रेमचंद हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे हम कि मुंशी प्रेमचंद के किस कहानी संग्रह को अंग्रेज़ सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया? तो मुंशी प्रेमचंद का एक कहानी संग्रह जिसे अंग्रेज़ सरकार ने जब्त कर लिया, उसका नाम था सोजे वतन। सोजे वतन देशभक्ति से ओतप्रोत था, इसलिए अंग्रेज़ों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। नवाब राय के नाम पर प्रतिबंध लगाया और प्रेमचंद से लिखित में माफ़ी मंगवाई और उसके बाद से उन्होंने उर्दू में लिखना बंद किया और फिर वो हिंदी में लिखने लग गए। इसके बाद में अगला इनका प्रश्न है, अगला देखेंगे, प्रेमचंद की जीवनी इनके पुत्र ने किस नाम से लिखी? प्रेमचंद की जीवनी इनके पुत्र ने किस नाम से लिखी? इनके पुत्र का नाम था अमृत राय और अमृत राय ने इनकी जो जीवनी थी वो कलम का सिपाही नाम से इनकी जीवनी लिखी। और प्रेमचंद की जो जीवनी है वो एक प्रेमचंद के बेटे ने अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम से लिखी, एक इनकी पत्नी ने लिखी थी, एक मदन गोपाल ने लिखी और एक इनकी कहानियों का जो कालक्रमानुसार जो विवेचन किया था कमल किशोर गोयन का, उन्होंने भी किया। तो प्रेमचंद की जो जीवनी थी कलम का सिपाही वो इनके पुत्र ने लिखी थी और इनके पुत्र का नाम था अमृत राय। और ये भी बता देता हूँ कि अमृत राय को इस जीवनी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। कलम का सिपाही जो जीवनी है इसके लिए अमृत राय को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। ये प्रश्न काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कलम का सिपाही किस प्रकार की विधा है, वो जीवनी है, या फिर अमृत राय को कौन सी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो कलम का सिपाही। इसके बाद अगला देखेंगे, किस लेखक ने इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी? तो एक लेखक है जिन्होंने इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी और वो है बंगाली लेखक शरद चंद्र। साथियों, मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि बंगाली लेखक शरद चंद्र जो हैं इन्होंने एक प्रसिद्ध उपन्यास भी लिखा था जिसका नाम है देवदास। देवदास जिस पर फिल्म भी बन चुकी है और वही शरद चंद्र हैं जिन्होंने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि दी। आगे देखेंगे, प्रेमचंद को यह नाम किसने दिया? 9 नंबर प्रश्न है, प्रेमचंद को यह नाम किसने दिया? प्रेमचंद को यह नाम एक पत्रिका थी, जमाना पत्रिका। देखेंगे, जमाना पत्रिका के एक संपादक थे दयाराम निगम। जमाना पत्रिका के संपादक दयाराम निगम ने इनको ये नाम दिया। तो दयाराम निगम ने इनको प्रेमचंद नाम दिया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में दलित को पात्र बनाया? प्रेमचंद ने
अपने किस उपन्यास में दलित को पात्र बनाया। देखेंगे यहाँ पर ये जो है दलित है, दलित से तात्पर्य जो है वो शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति से होना चाहिए। यहाँ दलित का अर्थ हम कहीं गरीब या किसान नहीं लगाएं, ये बात बिल्कुल हमें ध्यान रखनी है। और दलित को इन्होंने पात्र बनाया रंगभूमि उपन्यास में। देखो रंगभूमि उपन्यास में एक अंधा भिखारी होता है सूरदास, और सूरदास हरिजन जाति का होता है। इसको ही इस उपन्यास का मुख्य पात्र बनाया। इसलिए ये प्रश्न द्वितीय श्रेणी जो राजस्थान की परीक्षा है उसमें भी ये आया हुआ है कि प्रेमचंद ने अपने कौन से उपन्यास में दलित को पात्र बनाया, और उसका उत्तर है रंगभूमि। वो इसलिए कि वो सूरदास जो है अंधा भिखारी होता है और वो हरिजन जाति का होता है, और उसकी भूमि को एक जॉन सेवक नाम का व्यक्ति है जो हड़पना चाहता है, तो उसी पर ये कहानी, ये उपन्यास लिखा गया है। और आपको विदित होना चाहिए कि कक्षा 12 में जो अपने एनसीईआरटी का जो कोर्स चलता है उसमें एक पाठ चलता है सूरदास की झोंपड़ी, वो भी रंगभूमि उपन्यास का ही भाग है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे हम कि रंगभूमि उपन्यास में राजस्थान के किस किसान आंदोलन का वर्णन है। ये जीके का प्रश्न भी है कि रंगभूमि उपन्यास में राजस्थान के कौन से किसान आंदोलन का वर्णन किया गया है, और वो है बिजोलिया किसान आंदोलन, जो राजस्थान का सबसे प्रमुख किसान आंदोलन है जो 44 वर्षों तक चला। बिजोलिया जो कि भीलवाड़ा जिले में है, वो उस किसान आंदोलन का वर्णन भी रंगभूमि उपन्यास में किया गया है। अगला जो प्रश्न देखेंगे, प्रेमचंद ने बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया। बाल विधवा थी, बचपन में विधवा हो गई थी शिवरानी देवी, तो शिवरानी देवी से इन्होंने विवाह किया, और शिवरानी देवी ने फिर इनकी जीवनी लिखी, और वो जीवनी किस नाम से लिखी, वो है प्रेमचंद घर में। तो इनकी जीवनी का जो नाम है वो है प्रेमचंद घर में, ये इनकी जीवनी इन्होंने लिखी। इसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे हम, रंगभूमि उपन्यास का प्रमुख पात्र है, यानी रंगभूमि उपन्यास का प्रमुख पात्र कौन है। तो मैंने अभी चर्चा ही कर रहा था कि रंगभूमि उपन्यास का प्रमुख पात्र कौन है, अंधा भिखारी सूरदास। और इसी से संबंधित मैं बात कर रहा था कि सूरदास की झोंपड़ी जो एक कहानी है वो इसी उपन्यास का ही एक भाग है जो कक्षा 12 में विशेष हिंदी में चलती है। और ये सूरदास है, ये हरिजन जाति का था, और हरिजन जो हैं वो शेड्यूल कास्ट होती हैं, अनुसूचित जाति होती है, और इसीलिए इसमें ये जो प्रश्न अभी हम ऊपर बात कर रहे थे कि दलित को पात्र बनाया, वो सूरदास को बनाया। और इस उपन्यास में प्रेमचंद ने एक बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया, और वो है कि छूत और अछूत को एक ही पंक्ति में बिठाकर, सूरदास की मृत्यु पर यह हुआ कि छूत और अछूत को एक ही पंक्ति में बिठाकर भोजन कराकर एक बड़ा क्रांतिकारी कदम जो है वो इन्होंने उठाया। वो उस समय ऐसा संभव नहीं था, लेकिन इन्होंने इस उपन्यास के माध्यम से ऐसा दिखाया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रेमचंद की जो अंतिम कहानी है कफन, अंतिम कहानी कफन है, किस प्रकार की कहानी है। तो प्रेमचंद की जो अंतिम कहानी है कफन, वो प्रेमचंद की जो अंतिम कहानी कफन है ये यथार्थवादी कहानी है, यथार्थवादी कहानी है। देखो प्रेमचंद है शुरू में आदर्शवादी कहानियाँ लिखते थे, और इनकी जो पहली कहानी है पंच परमेश्वर पूरी तरह से आदर्शवादी कहानी है, और बीच में ये आदर्श और यथार्थ दोनों को मिश्रण करके लिखने लगे, जैसे नमक का दारोगा। आदर्श और यथार्थ दोनों का वर्णन है, आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कहानी है वो। और इसके बाद जो अंतिम कहानी है कफन है, और इसके पहले से पूस की रात है, ठाकुर का कुआं है, ये सब कहानियाँ इनकी यथार्थवादी कहानी है। यथार्थवाद का मतलब होता है कि जैसा समाज में है, चाहे वो कैसा भी है, बुरा है, जैसा भी है, उसका वैसा का वैसा वर्णन कर देना यथार्थवादी कहानी है। और ये कफन कहानी जो है ये बहुत सारी परीक्षाओं में सिलेबस में भी रहती है, जैसे कॉलेज लेक्चरर के सिलेबस में है। कफन में जो घीसू और माधव जो दो पिता पुत्र होते हैं, वो शराब में के नशे में रहते हैं और शराब पीते रहते हैं, और उनके लिए किसी भी चीज़ का कोई महत्व नहीं है। उसकी पत्नी होती है, प्रसव पीड़ा से वो उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन इनको उससे कोई मतलब नहीं होता, वो कफन के पैसों की भी शराब पी जाते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। तो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र। देखो ये प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है कि इनका जो अंतिम उपन्यास गोदान था, गोदान के बाद ये मंगलसूत्र भी लिखना इन्होंने शुरू किया, लेकिन मंगलसूत्र लिखते लिखते इनकी मृत्यु हो गई, तो ये अधूरा उपन्यास। लेकिन इस उपन्यास को इनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। तो इस उपन्यास की अगर प्रकाशन तिथि अगर आती है तो 1948 है। 1948 में ये उपन्यास में प्रकाशित हुआ, और इस उपन्यास को पूरा करने का जो कार्य है वो किसने किया? इनके पुत्र अमृत राय ने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रेमचंद ने 1936 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता की। तो देखो जो प्रगतिवाद है, प्रगतिवाद में हम लोग पढ़ते हैं
कि प्रगतिवाद 1936 से 1943 तक चलता है। तो प्रगतिवाद जो है उसमें इसके एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगतिशील लेखक संघ बना, और वो बना पेरिस में, इसकी अध्यक्षता किसी जिसको जो है E.M. फॉस्टर उसकी अध्यक्षता में बना। और भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ 1936 में वो बना था अपने इंग्लैंड में और लंदन में बना और उसको चलाने वाले थे, उसको स्थापित करने वाले थे डॉक्टर सज्जाद जहीर और एक मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर, उन्होंने इसको बनाया। उसका जो पहला अधिवेशन हुआ भारत में वो लखनऊ में हुआ और उसकी अध्यक्षता की थी प्रेमचंद ने। तो यही यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ जो है उसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने की, और उसकी अध्यक्षता कौन से स्थान पर की, वो अधिवेशन कहाँ पर हुआ, तो लखनऊ में हुआ। और साथ ही बता देना चाहता हूँ कि प्रेमचंद ने इस अधिवेशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि साहित्य कोई मनोरंजन की वस्तु नहीं, उसका उद्देश्य समाज हित होना चाहिए। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम। मानसरोवर के 8 भागों के अलावा, देखो मानसरोवर के 8 भागों के अलावा इनकी जो बची हुई कहानियाँ थी वो किस नाम से प्रकाशित हुई, तो इनकी बची हुई कहानियाँ गुप्तधन के नाम से प्रकाशित हुई। ये भी हमें ध्यान होना चाहिए कि मानसरोवर के 8 भागों में बहुत सारी कहानियाँ आ गई इनकी, इसके अलावा कुछ और कहानियाँ जो बच गई थी वो गुप्तधन के नाम से भी प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रेमचंद ने किस प्रसिद्ध पत्रिका का संपादन किया। हालांकि प्रेमचंद ने इसके अलावा भी और पत्रिकाओं का संपादन किया, लेकिन वो पत्रिका थी प्रसिद्ध हंस पत्रिका। देखो ये हंस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने किया, और इसके बाद ये पत्रिका आज भी चलती है, हंस पत्रिका, और इसका प्रकाशन बाद में राजेंद्र यादव ने दिल्ली से भी किया। तो इसलिए पत्रिका जो है शुरुआत में हंस के नाम से प्रेमचंद ने इसका प्रकाशन किया था, और बाद में इसका प्रकाशन राजेंद्र यादव ने किया। तो ये पत्रिका बहुत वर्षों तक बंद रही, उसके बाद राजेंद्र यादव इसी नाम से उन्होंने पत्रिका निकालना शुरू किया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला, देखो उपन्यास का नाम निर्मला, किस समस्या पर आधारित है। तो प्रेमचंद का ये उपन्यास निर्मला ये दहेज व अनमेल विवाह की समस्या पर आधारित है। इसके अलावा इनका जो पहला उपन्यास था सेवा सदन, वो भी दहेज और अनमेल विवाह की समस्या पर आधारित है। पहले अनमेल विवाह वाली समस्या बहुत ज़्यादा होती थी, और दहेज और अनमेल विवाह एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं, क्योंकि जो दहेज नहीं दे पाते थे इसके कारण से छोटी उम्र की लड़की की शादी बड़ी उम्र के लड़के से, या जो विधुर हैं उनसे कर दी जाती थी। तो इसलिए ये दहेज के साथ ही अनमेल विवाह की समस्या चलती रहती है। अगला जो प्रश्न है वो है, प्रेमचंद की प्रसिद्ध जो कहानी है पूस की रात, देखो बहुत ही अच्छी कहानी है प्रेमचंद की पूस की रात। उसमें पूस की रात में जो प्रमुख पात्र जो है वो कौन है, तो इसका प्रमुख पात्र हल्कू। देखो ये प्रेमचंद की जो कहानी है पूस की रात, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, और इस कहानी में पूस का अर्थ है पोष के महीने की सर्दी की रात, और सर्दी की रात में किसान बिना कंबल के किस प्रकार से अपने जीवन का गुजारा चलाता है, अपना समय और अपनी खेत की रखवाली करता है, और एक कुत्ते को भी साथ में रखता है जिसका नाम है जबरा, और अंत में उस कुत्ते के साथ अलाव तापता रहता है, मतलब लकड़ियाँ जला जला कर पूरा समय बिताना चाहता है, और अंत में उसको उस कुत्ते के साथ ही सोना पड़ता है। और इस तरह से बहुत ही जो उस समय के किसान जीवन पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी थी ये पूस की रात। अगला देखेंगे, गोदान जो उपन्यास है प्रेमचंद का जो प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान, उस गोदान उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य, देखो गोदान उपन्यास को क्या कहा, कृषक जीवन का महाकाव्य किसने कहा था, तो ये डॉक्टर नागेंद्र ने। देखो गोदान जो उपन्यास है उसमें किसान जीवन का संपूर्ण वर्णन है, किसान जीवन में किस किस प्रकार से क्या क्या होता है उसका सारा वर्णन इसमें है। तो इसको कृषक जीवन का महाकाव्य कहने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर नागेंद्र, जो डॉक्टर नागेंद्र के इतिहासकार भी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास दो सखियों का विवाह या हम खुरमा और हम सबाब नाम से प्रकाशित हुआ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये दो सखियों का विवाह हम खुरमा और हम सबाब नाम से प्रकाशित हुआ था, और ये उपन्यास है प्रतिज्ञा जो इनका आकार की दृष्टि से छोटा उपन्यास है, और ये विधवा समस्या पर आधारित उपन्यास है। तो इसका जो हो जाएगा हम दो सखियों का विवाह, हम खुरमा और हम सबाब किस नाम से प्रकाशित हुआ था, प्रतिज्ञा के नाम से। अगला देखेंगे, मुंशी जी ने, यानी मुंशी जी मतलब मुंशी प्रेमचंद ने किस साहित्यकार को भारत का गोरकी कहा। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गोरकी एक मार्क्सवादी आलोचक थे, तो मुंशी प्रेमचंद ने कौन से साहित्यकार को भारत का गोरकी कहा, और वो कहा था जैनेंद्र को। जैनेंद्र जो इनके साथी थे, और जैनेंद्र भी प्रेमचंद के बाद एक महत्वपूर्ण कहानीकार थे। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न जो है
जालपा, जालपा, रतन प्रेमचंद के किस उपन्यास की पात्र हैं? जालपा, रतन ये प्रेमचंद के कौन से उपन्यास के पात्र हैं? गबन की। और गबन जो उपन्यास है ये आभूषण समस्या और किस प्रकार से आभूषण जो प्रेम होता महिलाओं का उससे व्यक्ति क्या क्या कर सकता है और इस उपन्यास में इसका वर्णन किया गया है। तो गबन जो है पहले ये आरएएस के सिलेबस में भी चलता था। जब विषय लेते थे साहित्य 2 विषय खुद चयन करते थे तभी अपने राजस्थान में आरएएस के सिलेबस में भी चलता था। तो जालपा, रतन ये प्रेमचंद के, जालपा, रतन, रमानाथ ये कई हैं जो इस गबन उपन्यास के पात्र हैं। इसके बाद में अगला देखेंगे प्रश्न कि कलम का मजदूर जो एक जीवनी है वो किसने लिखी थी? तो कलम का मजदूर लिखी थी मदन गोपाल ने। कलम का सिपाही अमृत राय ने, प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी ने और कलम का मजदूर मदन गोपाल ने। इसके बाद में एक प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार विवेचन, प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार जो विवेचन है वो किया था कमल किशोर गोयनका ने। तो इस प्रकार से आज हमने प्रेमचंद के जीवन से संबंधित कुछ प्रश्नों की बात की। धन्यवाद।